करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन की। एलटीटीई का लीडर वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन की बात करें तो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ उसका ये जनक था। दो हेड ऑफ स्टेट को इसने मरवा दिया था, उसमें एक राजीव गांधी थे और एक श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लीडर, लेकिन बहुत सारे लोग आपको उसकी तारीफ भी करते मिलेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये बहुत सारे इंडियंस भी कहते हैं कि वेलुपिल्लई प्रभाकरन की लीडरशिप कमाल की थी। तो आज हम श्रीलंका के सिविल वॉर में फिर से जंप मारेंगे, क्योंकि इसकी बात मैं कई बार कर चुका हूं, और प्रभाकरन की कहानी को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। फेलियर टू ट्रायम्फ, गौरव सर की कमाल की किताब, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आ गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों श्रीलंका को देखिए पहले आप, ठीक है। ये छोटा सा श्रीलंका, भगवान राम जो है लंका ही तो गए थे सीता जी को लेने के लिए, छुड़वाने के लिए रावण से। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ये आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत है। श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कोलंबो है, कैंडी गैली, बहुत खूबसूरत खूबसूरत शहर है यहाँ पे। लेकिन एक समय पे बहुत हिंसा होती थी यहाँ पे। ये हिंसा जो है 30 साल चली है, 3 दशक चली है। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो आजादी के बाद से ही हो गई थी, जब श्रीलंका को आजादी मिली थी। देखिए 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया, ब्रिटिश ने आजादी दे दी। अब श्रीलंका में उस समय तमिलियंस रहते थे, ये नॉर्थ एरिया में, लेकिन इनके पास सारी जॉब्स थी, ये काफी समृद्ध थे, इनका खुद का पैसा था, मेहनत का पैसा था। जब आजादी मिली 1948 में, तो जब संविधान बना श्रीलंका का, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो है सिनलीज। तो बेसिकली दो एथनिक ग्रुप है यहां पे, एक है श्रीलंकन तमिलियंस और दूसरे है सिनलीज। सिनलीज है मेजॉरिटी, और हमेशा आपको पता ही है कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी में झगड़ा होता है। तो ये चाहते थे कि ये जो तमिलियंस के पास सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे लैंड्स हैं, काफी प्रॉस्पेरस हैं, ये ना हो। इन्होंने क्या किया, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में विवाद, आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया था 1971 में, तो पाकिस्तान में भी यही चीज हुई थी। पाकिस्तान में क्या चीज हुई थी, उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी कर दी थी, जिसकी वजह से एक अलग देश बन गया। श्रीलंका में भी वही हुआ। श्रीलंका में सिनहलीज लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया कि अब से जो कुछ होगा वो सिनहलीज में होगा। ये तमिलियंस को तमिल आती थी, ठीक है। इसका मतलब ये था इनके पास जो कुछ भी था वो चला जाएगा, प्लस अब अपॉर्चुनिटीज में गिरावट आएगी, क्योंकि सारे एग्जाम, सारी पढ़ाई, सब कुछ सिनहली में होगी। तो अब यहां पे तमिलियंस का गुस्सा फूटने लगा। साथ ही साथ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दोस्तों, 1970s 80s आते आते बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स पास किए गए जो एंटी तमिलियंस थे। तमिलियंस को लगने लगा कि हम सेकेंड क्लास सिटीजन हैं, और ये सच भी है। इनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत, और एक तरीके से इनको बिल्कुल साइड में करने की तैयारी हो गई। वहां से उभरा वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन। बहुत ही छोटी सी उम्र में, स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज भी नहीं गया है, स्कूल ड्रॉप आउट है, तो बहुत ही छोटी सी उम्र में वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया, और उसने अपना ही ऑर्गेनाइजेशन एलटीटीई बना लिया। तो अब कहानी शुरू होती है दोस्तों 26 नवंबर 1954 से। इसके पिताजी श्रीलंकन सरकार के लिए काम करते थे। पहले सीलोन था, ठीक है, 1970s में सीलोन को श्रीलंका कर दिया गया, और 1970s में ही 71 में शायद सीलोन को श्रीलंका किया गया था, आई गेस, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और उसी दौरान दोस्तों एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कोटा सिस्टम जो था, सिनलीज को कोटा ज्यादा दिया गया, ठीक है। सिनलीज के लिए बहुत सारी रिलैक्सेशन, लेकिन तमिलियंस के लिए कुछ भी नहीं। तो यहां पे और ज्यादा मूड खराब हो गया कि सरकार में या एग्जाम्स में या कॉलेजेस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिनहलीज का है। अब 1954 में इसका जन्म हुआ, ठीक है। कोस्टल टाउन ऑफ वेलवतीतुरई में इसका जन्म हुआ। थिरुवेन कदम इसके पिताजी। 4 बच्चे इनके पिताजी और इनकी माताजी के, ये सबसे छोटा था। कभी नहीं सोचा होगा कि ये लड़ने लगेगा, ये लड़ाका हो जाएगा। इसने खुद भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पिताजी काफी अच्छी खासी पोस्ट पे थे, और इनके परिवार के पास लैंड था। ये तमिलियंस थे, इनके परिवार के पास अच्छी खासी भूमि थी, प्रॉस्पेरस फैमिली, वेल्दी फैमिली से आता था, समझ रहे हैं, काफी अमीर थे, और इनका नाम था
यहां तक कि जो वेल्वेतुरई में बहुत सारे मंदिर थे, हिंदू टेम्पल्स, ये ओन करते थे। समझ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं, मंदिर बनवाया था इनके परिवारों ने। इतनी इंफ्लुएंशियल फैमिली से आता था। ठीक है। अब दोस्तों ये है 1954। 1970 आते आते जैसा कि मैंने बताया कि दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है। 15 साल की उम्र में, ये उस समय स्कूल में पढ़ रहा था। 15 साल की उम्र में जब इसने देखा कि तमिलियंस को कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसने अपना स्कूल छोड़ दिया और एक स्टूडेंट ग्रुप तमिल यूथ फ्रंट को ज्वाइन कर लिया, TYF को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था ये, और यहां पे तमिल लोगों के राइट्स की मांग करने लगा। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका एक के बाद एक रिफॉर्म्स पास कर रही थी, एक्ट पास कर रही थी, उसमें तमिलियंस के राइट्स को छीना जा रहा था। 1972 में इसने अपना ही ग्रुप तमिल न्यू टाइगर्स, शुरू में इसमें सिर्फ और सिर्फ यूथ थे, युवा बहुत ज्यादा थे। बार बार के तमिलियंस यूथ जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और यहां पे इसने अपना पूरा मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इसमें जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उसमें सिन्हलीज को बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दी और तमिल्स को कुछ नहीं दिया। कहने का मतलब था कि 80 to 90% अब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे वो सिन्हलीज होंगे। समझ गए? अब इसमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा, इसलिए इस ग्रुप में और ज्यादा युवा आए, जो कॉलेज में पढ़ते थे, जो स्टूडेंट्स और ज्यादा आए। ठीक है। और अल्टीमेटली 1976 यही TNT को LTTE बोला गया। 5 मई 1976 को LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। अभी देखिए, अभी क्या है, तमिल न्यू टाइगर्स 1972, इसका ग्रुप कितने साल का है? सिर्फ और सिर्फ 17 साल का। वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन 17 साल का, और अपना ग्रुप बना लिया। विजन क्लियर, करना क्या है इसे। ठीक है। TNT बना लिया। अभी तमिल ईलम की मांग नहीं हो रही है, लेकिन जब पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब इसने 4 साल बाद ही यह बोल दिया कि हम अपना लैंड लेके रहेंगे, एक अलग देश बनाएंगे, तमिल ईलम को लिबरेट कर देंगे। तमिल ईलम दोस्तों ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के एरिया है। ये वाले जो आपको ऑरेंज में दिख रहे हैं ना, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ तमिल्स है। इन्हीं को ही, स्पेशली जो नॉर्दर्न एरिया है, इसको काट के अलग कर दो और अलग देश बना दो। और आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका भी बाद में इसको सपोर्ट करने लगा था। वेस्ट से सपोर्ट आता, तो भारत तो सपोर्ट करता ही करता था। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? अभी मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है। ये देख लीजिए फोटो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ना, यंग प्रभाकरन छापामार युद्ध में उस्ताद था। नॉर्थ वाला, ये जो जाफना का एरिया है ना, ठीक है, यहां पे इसकी जो कैपिटल थी, ये जाफना। जाफना जो है बहुत ही खूबसूरत शहर, और ये जाफना जो है, ये कोलंबो के बाद, जो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, उसके बाद जाफना दूसरी सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। और यहां से ये ऑपरेट करता था, और यहां पे एक चप्पे चप्पे की जानकारी थी, बचपन से यही पड़ा पला बड़ा। ठीक है। ये पूरा जंगल का एरिया, बहुत मुश्किल था यहां पे लड़ना, पसीने छूट गए थे सरकार के, श्रीलंकन गवर्नमेंट के पसीने छूट गए थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसने उस समय जाफना के मेयर को मारा था। ये 1970s की ही बात है। ठीक है। बहुत ही अर्ली, जब ये TNT में ही था, 16-17 साल का था, तब इसने आल्फ्रेड दुरैयप्पा को खत्म किया था। जाफना का मेयर था वो। ठीक है। वो श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी, वहां पे सबसे बड़ी पार्टी है श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी। इनफैक्ट 1994 से लेकर 2019 तक श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी का ही रूल था। उन्हीं की वही पार्टी जीती थी, और उन्हीं के पार्टी से ही प्रेसिडेंट बनते थे। समझ रहे हैं? श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी, आपको पता ही है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं, वो तमिल ईलम को रिकॉग्नाइज करती ही नहीं थी। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तुम्हारा तमिल ईलम। ठीक है। लास्ट फेज जो था, जो सिविल वॉर के टोटल 4 फेज हैं, तो जो लास्ट फेज चला था दोस्तों 2005 से लेकर 2009 तक, ये इतना खतरनाक फेज था। इसमें श्रीलंका, ये जो पार्टी है फ्रीडम पार्टी, इनके जो प्रेसिडेंट है महिंदा राजपक्षे, ऑल आउट ऑपरेशन चलाया था। खत्म कर दो, एक एक इंसान को खत्म कर दो। इसमें 20,000 से ज्यादा सिविलियंस, हालांकि 1 लाख से ज्यादा सिविलियन, अगर पूरे आप वॉर को लें तो 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा तमिलियंस मारे जा चुके हैं। समझ रहे हैं? पिसते तो सिविलियंस ही है ना, आम जनता पिसती है। इधर विद्रोही लड़ रहे थे, इधर सरकार लड़ रही थी, बीच में खड़ी थी आम जनता, यही मारे गए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम।
इसने अल्फ्रेड दुरियप्पा को मारा था, जो कि जाफना का मेयर था। ठीक है, फ्रीडम पार्टी को सपोर्ट करता था, तमिल्स को सपोर्ट नहीं करता था। एक दिन मंदिर जा रहा था, पूनालाई मंदिर में दर्शन करने गया, सामने खड़ा था वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन, निकाली पिस्तौल, पॉइंट ब्लैंक में गोली मारी थी, भेजा उड़ा दिया था। यह पहला इंसिडेंट था जब इसने हथियार उठाया और खत्म किया एक इंसान को, मेयर को मार दिया, जाफना के मेयर को। यहीं से ही वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन पिक्चर में आ गया। लेकिन अभी भी दोस्तों इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। हां, पॉलिटिकल किलिंग्स होती थी, ये लोग तमिल ईलम की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे अटैक करते थे, बहुत बड़े बड़े अटैक नहीं करते थे। बड़ा अटैक हुआ दोस्तों 1983, 23 जुलाई 1983 में। इसने श्रीलंका के सिविल वॉर को शुरू कर दिया। ठीक है, 1979 में प्लोट एलटीटी से अलग होके एक प्लोट, एक ग्रुप जो था वो अलग हो गया था। ठीक है, देखिए वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट था। ठीक है, एलटीटीई अब तो नहीं है, एलटीटीई से ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा एफिशिएंट आज तक कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं हुआ है। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन बहुत गजब का लीडर था दोस्तों, इसकी लीडरशिप की तारीफ बहुत लोग करते हैं। ठीक है, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, इन सबसे प्रभावित था तो आतंकवादी था, लेकिन अपने आप को आतंकवादी नहीं कहता था। इनफैक्ट भारत के उस समय जो भारत की आईपीकेएफ गई थी ना, उनके जो लीडर थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, उन्होंने भी इसके लीडरशिप की तारीफ की है कि बहुत ही ऑनेस्ट मैन और बड़ा तगड़ा लीडर था। समझ रहे हैं? अनीता प्रताप, जो काफी बार इनसे मिली, सीएनएन की रिपोर्टर, उन्होंने बोला था कि प्रभाकरन से ज्यादा मतलब एक ऐसा इंसान था प्रभाकरन जिसका विजन बिल्कुल क्लियर था। मैंने इतना ज्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड किसी में नहीं देखी, जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि हमको तमिल ईलन, आप इसको खरीद नहीं सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, करोड़ों अरबों रुपए के लिए कुछ नहीं है, इसके वो तमिल ईलम चाहिए। तो जो इसका कोड ऑफ कंडक्ट था दोस्तों, इसने एलटीटीई को बड़ा प्रोफेशनल बना दिया। पता है कैसे? ये रिक्रूट कैसे करता था? ठीक है, ये क्वांटिटी में विश्वास नहीं करता था, ये क्वालिटी में विश्वास नहीं करता था। 100 लोगों को रिक्रूट नहीं करेगा ये। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन 100, 200, 1000, आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, जो आए उसको भर लो। ठीक है, लेकिन ये क्या करता था, इन 100 में से 10 को निकालता था, जो एफिशिएंट होते थे, जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के काबिल होते थे, जो बड़े तगड़े होते थे, जो बड़े स्किल्ड होते थे। इसीलिए इसके ऑर्गेनाइजेशन में एक एक इंसान बड़ा ताकतवर था और सरकार के पसीने छूट गए। सरकार के पास आर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद एलटीटीई को हरा नहीं पाई। समझ रहे हैं? एक किस्सा बताना चाहता हूं दोस्तों। एक बार क्या हुआ था कि एक पीएलओ के पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो इधर पैलेस्तीन के लिए लड़ रहे थे, तो वहां से शंकर राजी आए इनसे मिलने। तो अब क्या हुआ कि वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने बोला कि चलो एक शूटिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ऐसे ही तो वहां पे एक कैन रखा, इसने निशाना लगाया, चूक गया। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने जब निशाना लगाया, बिंगो, बैंग ऑन, वो निशाना लग गया। अब यहां पे इसने बोला कि मैं पीएलओ से ट्रेनिंग लेके आया हूं, मेरा निशाना नहीं लगा, लेकिन इसका कैसे लग गया? प्रभाकरन जो था बहुत एफिशिएंट, सेल्फ टॉट, पढ़ा लिखा, पढ़ता बहुत ज्यादा था, साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिस, बड़ी मेहनत करता था। तो इसीलिए इसकी जो लीडरशिप थी ना, वो बड़ी ताकतवर थी और इसकी लीडरशिप पे सवाल नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से एलटीटीई बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह थी इसके साथ, जो एलटीटीई के खिलाफ था उसको मार देता था ये, भले उसमें तमिलियंस भी क्यों ना हो। इसने अपने ही लोगों को मरवा दिया था, प्रभाकरन ने अपने ही लोगों को मरवा दिया था, जो एलटीटीई से कट के अलग हुए थे उनको मरवा दिया। यह बड़ी दिक्कत थी। अब 1983 में दोस्तों, 1983 में एलटीटीई ने 13 श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया। इसके बाद दोस्तों दंगे हो गए। ठीक है, ये पूरा एक हफ्ते तक, 5-6 दिन तक दंगे चले, सरकार ने कुछ नहीं किया। दंगे अगर एक दिन से ज्यादा चले तो समझ लीजिए वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें फिर सरकार का हाथ है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी दंगे को मुश्किल से 2-3 घंटे में कंट्रोल कर ले, आराम से कंट्रोल हो सकता है। सरकार ने कुछ नहीं किया,
तमिल्स को निकाल निकाल के मारा गया। यहां पे श्रीलंकन सरकार ने तमिलियंस को मारा। यहां पे आर्मी ने, इनफैक्ट आर्मी ट्रक में जो दंगाई थे वो आर्मी ट्रक में जा रहे थे। वोटर लिस्ट थी, वोटर आईडी कार्ड थे, पता था कहां कहां तमिलियंस रहते हैं, पकड़ के मारना शुरू किया। बहुत लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा तमिलियंस होमलेस हो गए। अब जब श्रीलंकन सरकार ने, तब ये सिविल वॉर 1983 में, जुलाई 1983 से सिविल वॉर शुरू हो गया बिटवीन एलटीटीई एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप थे, 20 से ज्यादा ग्रुप थे दोस्तों श्रीलंका में, जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। तो सरकार के पसीने छूटने वाले थे। ऊपर से दोस्तों पूरी दुनिया का सपोर्ट था। पूरी दुनिया में जो तमिल डायस्पोरा था, जहां जहां तमिलियंस रहते थे, पैसे से, हथियार से, वो पूरा प्रभाकरन को सपोर्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग इंडिया। बिल्कुल। जब यहां पे बहुत सारे तमिलियंस इधर तमिलनाडु आने लगे रिफ्यूजी बनके, तब इधर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कुछ करना था, ठीक है। और जब ये वॉर शुरू हुई दोस्तों दोनों के बीच में, एलटीटीई और इधर श्रीलंकन सरकार के बीच में, तो हमारे सरकार ने, राजीव गांधी ने बाकायदा एलटीटीई की मदद की, लिट्टे की मदद की। इनके लड़ाकों को हमने ट्रेन किया, रॉ ने ट्रेनिंग दी, आर्मी ने ट्रेनिंग दी, पैसे दिए, ऑपरेशन पूमलाई चलाया। जाफना में जो इंपॉर्टेंट सामान था उसको एयर ड्रॉप किया। ऑपरेशन पूमलाई मैंने कवर किया दोस्तों, आप देखिएगा जरूर। तो ये ईलम वॉर जो है 1983 से लेकर 87 तक शुरू हुआ, 4 साल चला। मैंने बताया ना सिविल वॉर के 4 फेज हैं। टोटल जो सिविल वॉर का फेज है, सॉरी, 1983 से लेकर 2009 तक, ठीक है। तो पहला जो फेज है वो 1983 से लेकर 87 तक चला, 4 साल तक, जिसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब राजीव गांधी और श्रीलंकन गवर्नमेंट सरकार के भी अच्छे रिश्ते थे, ठीक है। तो यहां पे श्रीलंका ने बोला कि हमको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे कब तक चलेगा। तो फिर बात ये उठ रही थी कि सबको टेबल पे बिठाओ, हर किसी को टेबल पे लेके आओ। इसमें जो ग्रुप्स है, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबको टेबल पे लेके आओ, बातचीत से मामला सॉल्व करो, शांति लेके आओ पूरे एरिया में। बहुत ही खूबसूरत है श्रीलंका, ऐसे नहीं चलेगा, हिंसा नहीं चलेगी। तो 1987 जुलाई में ही, जुलाई 1987 में दोस्तों हिस्टोरिक श्रीलंकन पीस अकॉर्ड साइन हुए 1987 में। अब 1987 में ये पीस अकॉर्ड साइन हुए। राजीव गांधी गए थे श्रीलंका, प्रभाकरन आया था भारत। मैंने बताया ना कि भारत जो है वो लिट्टे को ट्रेनिंग देता था, तो प्रभाकरन आया था, दिल्ली में अशोका होटल में ठहरा था। अब प्रभाकरन बोल रहा था, देखिए इस पीस अकॉर्ड में क्या था, सबसे पहले तो आप कुछ रीजन्स को रिकॉग्नाइज करिए, साथ ही साथ लैंग्वेज की जो जिद है वो आप छोड़िए। उसके बाद दोस्तों यहां पे ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत दीजिए। फिर आईपीकेएफ, हमारी जो फोर्सेस हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वो श्रीलंका में जाएगी। और जब तक शांति नहीं बनी रहेगी, तब तक, जब तक शांति नहीं हो जाएगी तब तक आईपीकेएफ श्रीलंका में रहेगी। श्रीलंकन सरकार ने 13वां संशोधन किया, सारी मांगे मान ली गई, ठीक है। लेकिन प्रभाकरन को यह मंजूर नहीं था। प्रभाकरन इसी समय जुलाई में ही, जुलाई 1987 में राजीव गांधी से मिला। इस पीस अकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, विद्रोही ग्रुप, अपने हथियार को डाल देंगे, इंक्लूडिंग एलटीटीई। सरेंडर होगा एलटीटीई का, लिट्टे का सरेंडर होगा। राजीव गांधी, पहले तो प्रभाकरन नहीं माना, लेकिन फिर जुलाई में राजीव गांधी मिले, जुलाई 1987 में प्रभाकरन मान गया। लेकिन दिल से नहीं माना था, मन नहीं था उसका, ऊपरी मन से कह रहा था। अब प्रॉब्लम यह हो गई कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी रॉ, आईबी और मिलिट्री, वो सब अलग अलग दिशा में काम कर रही थी, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। प्रभाकरन ने बोला ठीक है, मैं सारे वेपन्स को सरेंडर कर दूंगा। अक्टूबर 1987 तक, जुलाई से लेकर अक्टूबर 1987 तक तो उसने वेपन सरेंडर किए, लेकिन अक्टूबर में उसने बोला कि मैं कुछ नहीं सरेंडर करूंगा। फिर इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स थी, इंडिया ने बोला आप क्यों सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने बोला, प्रभाकरन ने बोला कि तुम्हारी सरकार जो है वो उन लोगों को मदद कर रही है जो मेरे खिलाफ खड़े हैं, उन लोगों को हथियार सप्लाई कर रही है। आर्मी को इसकी कोई भनक तक नहीं थी, आर्मी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। जब आर्मी ने भारत से पूछा, भारत सरकार से पूछा, रॉ से पूछा कि ऐसा है क्या, आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, आप लोग क्या वेपन्स दे रहे हैं जो इधर वी प्रभाकरन के खिलाफ खड़े हैं, रॉ ने मना कर दिया। रॉ ने बोला कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभाकरन जो है मुस्कुराया और बोला कि आपको कुछ पता नहीं है, आप लोग जेंटलमैन हैं, बट ऐसा है, हम सरेंडर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक और आपको बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब प्रभाकरन भारत आया था जुलाई 1987 में, तो यह एडवाइस दी गई थी राजीव गांधी को कि आप इसको बंदी बना लो,
ठीक है। राजीव गांधी को यह एडवाइस दी गई थी, आप इसको बंदी बना लो और इसको जाने मत दो, दिल्ली से जाने मत दो, जब तक लिट्टे हथियार सरेंडर ना कर दे तब तक आप इसको जाने मत दो। लेकिन राजीव गांधी इन सब में बिलीव नहीं करते थे, उनका अलग मानना था और अलग तरीके के इंसान थे वो दोस्तों, सौम्य इंसान थे। उन्होंने बोला नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये हमारा मेहमान है। यहां तक कि राजीव गांधी ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट तक गिफ्ट में दी थी प्रभाकरन को जब वो गया था यहां से। और यही राजीव गांधी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही प्रभाकरन राजीव गांधी की जिंदगी ले गया। 1987 से लेकर 1990 का जो दशक है बहुत ही खराब रहा। लिट्टे ने हमारी आर्मी के खिलाफ, आईपीकेएफ के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। प्रभाकरन लीड रोल में था और प्रभाकरन ने बोला मारो सबको। 1990 तक 3 साल में हमने अपने 1250 सैनिकों को खोया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। 1987 के बाद दोस्तों सरकार भी चेंज हो गई, तो जो श्रीलंकन सरकार हमारे साथ काम कर रही थी वो अब लिट्टे के साथ मिलके हमारे खिलाफ काम करने लगी। लिट्टे ने तो आईपीकेएफ, अक्टूबर 1987 में लिट्टे ने बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे, वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर विद आईपीकेएफ। उसने तो भारत की आईपीकेएफ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और जो नई सरकार है वो लिट्टे के साथ काम करने लगी। तो फिर हमको पता चल गया कुछ मिलना है नहीं। फिर श्रीलंका में जो लोग थे वो भी कह रहे थे भारत की आर्मी यहां पे क्या कर रही है, हमारा मैटर है, हमारा अंदरूनी मैटर है, हम सुलझा लेंगे, भारत का क्या काम। फिर इधर सरकार भी भारत में चेंज हो गई, 1989 में वीपी सिंह आ गए। तो 1990 में क्या हुआ कि लिट्टे जो है मतलब आईपीकेएफ जो है वो विड्रॉ कर गई, हमारे सैनिक जो है हमारे घर आ गए, बहुत अच्छा भी हुआ। प्रभाकरन की जीत, बहुत बड़ी जीत। एक दोस्तों रैली हुई थी 1987 में, अगस्त 1987 में, 4 अगस्त 1987 में। यह ऐतिहासिक रैली थी क्योंकि यहां पे प्रभाकरन ने 1 लाख लोगों को एड्रेस किया था, 1 लाख लोगों को, समझ रहे हैं। और यहां पे यह पता चल गया था कि लिट्टे जो है वो बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन अब बनने वाली है और अब इसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अब लोगों का सपोर्ट है। आपको बता दूं जो प्रभाकरन था उसकी आइडियोलॉजी जो है वो धार्मिक नहीं थी। जैसे आमतौर पे आतंकी संगठन, देखिए कोई भी आतंकी संगठन जो है वो आइडियोलॉजी पे चलता है। हर एक संगठन की एक आइडियोलॉजी, बिना आइडियोलॉजी के आप लोगों को बताएंगे कि आप लड़ क्यों रहे हैं। लेकिन ये क्या बोलता था, ये धार्मिक आइडियोलॉजी पे मानता ही नहीं था, ये बातें बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी की करता था। ये बोलता था कि हमको अलग तमिल ईलम चाहिए, हमको अलग होमलैंड चाहिए, राइट्स चाहिए हमको और अपनी नेशनैलिटी चाहिए, और वो तभी होगा जब हम तमिल ईलम को एक अलग देश बनाएंगे। 2002 में दोस्तों 10 अप्रैल 2002 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने होल्ड की थी, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने होल्ड की थी तो उसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे इसमें पत्रकार आए थे, बहुत सारे दुनिया भर के पत्रकार आए थे, ठीक है। वो पत्रकार दोस्तों 10 घंटे तक उनको स्क्रीन किया गया था, पेन पेंसिल पेपर सब ले लिए गए थे, यहां तक कि जो कैमरा होता है उसको तराजू में तौलवाया गया था। लिट्टे के जो मेंबर्स थे उनको यह तक मालूम था कैमरे का वजन क्या होता है, और अगर ज्यादा वजन निकला इसका मतलब उसमें कोई डिवाइस छिपा हुआ है, कोई चिप छिपा हुआ है, वो लोग एजेंट है, समझ रहे हैं। ऐसा था लिट्टे। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई और उसके बाद एक सीज फायर जो है वो स्टैब्लिश होता है। अच्छा, इसमें तो मैं बताना ही भूल गया कि 1991 में राजीव गांधी को भी तो मरवा दिया था। वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन की जीत हुई और उसके बाद राजीव गांधी इलेक्शन आने वाले थे 1991 में। वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन को पता था कि अगर राजीव गांधी आएंगे तब हमको छोड़ेंगे नहीं। राजीव गांधी को 1991 मई 1991 में वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन ने मरवा दिया। सुसाइड बॉम्बर, इनके पास सुसाइड बॉम्बर भी थे। एलटीटीई के पास एयरक्राफ्ट थे, पहली आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास अपनी नेवी और अपने एयरक्राफ्ट थे। 5 एयरक्राफ्ट थे इनके पास, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास सुसाइड बॉम्बर थे जिनको ब्लैक टाइगर्स बोला जाता था। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने रिक्रूट किया था, बच्चों तक को आतंकी बना दिया था। 5000 से ज्यादा चाइल्ड सोल्जर्स थे। जब आईपीकेएफ लड़ने गई इनसे, जब ऑपरेशन पवन चालू किया अक्टूबर 1987 में, तो दोस्तों आर्मी के होश उड़ गए। छोटे छोटे 15, 16, 13, 14 साल के बच्चों के हाथ में हथियार है, कैसे लड़े उनसे, क्या करें। बाद में यूनिसेफ ने फिर उन सबको छुड़ाया, ठीक है। तो ये सब था। अब उसके बाद दोस्तों ये जो वॉर है वो चलता है, लेकिन लिट्टे और ज्यादा ताकतवर हो गया। पहले तो इसने राजीव गांधी को मरवाया, उसके बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भी मरवा दिया। रणसिंघे प्रेमदासा को 1993 में भी मरवा दिया। चंद्रिका रणतुंगा को भी हमला उस पर 1997 में हमला करवाया था, उनकी आंख चली गई थी। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को, पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल किलिंग्स तो बहुत ज्यादा हुई है।
एलटीटीई मरवा देते थे। ऐसा डर था, श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कर रहा था, वॉर बढ़ता जा रहा था। अब यहां पे दोस्तों एक पीस की भी कोशिश की गई, ठीक है, शांति की भी कोशिश की गई। तो ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए बकायदा 2002 के दौरान। ये सीज फायर था, लेकिन दोस्तों ये चला नहीं, ठीक है। ये सीज फायर जो 2002 में शांति वार्ता की सरेंडर कर दो, ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। ये पीस टॉक्स फेल हो गई जब 2005 में महिंदा राजपक्षे आए। 2005 में प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे बने, और 2005 में ही वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन ने फॉरेन मिनिस्टर को उड़ा दिया। और एक एलटीटीई से एक और फैक्शन अलग हो गया था। देखिए 2000 के बाद क्या हुआ था कि वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन कमजोर पड़ने लगा था, और उसको यह बात का अंदाजा था। बहुत सारे लीडर जो थे, बहुत सारे एलटीटीई के मेंबर्स, लिट्टे के मेंबर्स इससे अलग हो गए। और इन्हें जब कॉलोनल करुणा ने छोड़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था एलटीटीई का, तब यह पूरा ग्रुप टूट गया एक तरीके से। लिट्टे के बहुत सारे लोग फिर छोड़ के जाने लगे, समझ रहे हैं। अब आखिरी वक्त आ गया था 2005 में, फिर ये लास्ट फेज ऑफ सिविल वॉर चलता है, जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, महिंदा राजपक्षे ने बोला मारो सबको, कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों मई 2019 में ये हंट ऑपरेशन जो है वो यहां पे जारी किया, और श्रीलंकन गवर्नमेंट और इधर वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन 18 लोगों के साथ था। जब इसके ऊपर अटैक हुआ था 18 लोगों के साथ था। 19 मई को दोस्तों, 19 मई क्या 18 मई से पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया था, लेकिन 19 मई तक गया ये, ठीक है। और अल्टीमेटली प्रभाकरन को मार गिराया गया। 12:15 के करीब आर्मी ने ये अनाउंस किया 19 मई को, 2009 की बात है दोस्तों, 2009 की बात है, कि अल्टीमेटली प्रभाकरन का अंत हो गया। तो ये कहानी थी वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन की, जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट के पसीने छुड़ा दिए थे, हालत खराब कर दी थी, और बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए थे इसमें। जो ये पूरा 2005 के बाद से दोस्तों 20,000 सिविलियंस, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी खतरनाक फोटोज है, बड़ी विचलित करने वाली फोटोज है, समझ रहे हैं। और ये वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन लोगों की कोई चिंता नहीं करता था, इसको फर्क नहीं पड़ता था, इसके मोटिव के सामने कोई भी आया वो मार दिया जाता था। देखिए दोस्तों, ये लास्ट तस्वीर है जब वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन को मारा गया था, ये है, ठीक है, ये तस्वीर। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी, आप जब नेट पे सर्च करेंगे। गरीब लोग रो रहे हैं, मिसिंग है फैमिली मेंबर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को, ना श्रीलंकन गवर्नमेंट या ना इधर लिट्टे को, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये सब बहुत सारे इस तरीके के प्रोटेस्ट होते थे सरकार के खिलाफ, ठीक है, कि इनके बच्चे मिसिंग हैं। तो ये बड़ी खतरनाक कहानी है श्रीलंकन सिविल वॉर। ये एक ऐसा अध्याय है जो बड़ा खतरनाक है, और अल्टीमेटली अब तो श्रीलंका में शांति है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 साल तक सिविल वॉर चला था। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।